हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारे FIGC का लेक्चर नंबर 7 है और ये आज का लेक्चर जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर कुछ एक आंसर बाय हार्ट करने वाले हैं। लेक्चर के एंड में आपको कुछ एक नया कीवर्ड मिलने वाला है जिसके वजह से आपका आंसर पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। तो आज जितना पॉसिबल हो सके पूरा वीडियो देखना एंड तक, और वो जो कीवर्ड है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, तो लेक्चर पूरा ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 फॉर अकाउंटिंग टर्म्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है, क्वेश्चन आपको अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट। आपको पूछा जाएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। तो पहले तो हम अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में जानते हैं और फिर इसके अंदर अलग अलग टर्म्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहले तो पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? तो अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग का मतलब है, मीन्स मतलब जरिया, कम्युनिकेटिंग का मतलब बातचीत करना। तो अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे जो आपको फायदा या नुकसान होगा उसके बारे में बातचीत करना है। अब ये बातचीत आप किससे करने वाले हो? जो लोग उसमें इन्वॉल्व है या जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है। तो द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। फिर से एक बार बाय हार्ट करने के लिए लाइन ले लेते हैं। तो आपको दिख रहा है accounting is means of communicating। accounting is means of communicating। क्या कम्युनिकेट करना है? द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस। अब कौन से पार्टीज जो बिजनेस में कनेक्टेड होते हैं? तो उसमें होता है उनके ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। तो मतलब इन सभी लोगों के बीच में, इन सभी लोग अपने बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। मालिक होता है, क्रेडिटर्स होता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, गवर्नमेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये लोग हमारे पास आएंगे, हमसे डिस्कस करेंगे। जैसे अब बैंक से मैंने कुछ लोन लिया तो भाई मेरे को यार अभी लॉस चल रहा है, आपका पैसा पेमेंट करूंगा, ये सब डिस्कशन होगा कि भाई आपने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग क्या? द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। किसके साथ? जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, टू द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट का डेफिनेशन है। क्या है? अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ business operation to the various parties interested in और connected with the business। जैसे कि ओनर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है एंड अदर एजेंसीज है। आई जस्ट होप अकाउंटिंग कंसेप्ट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। अब आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है? एक बिजनेसमैन डिस्प्ले हो रहा है, बराबर है। अब ये जो बिजनेसमैन है इसके पास दो चीज की लायबिलिटीज होती है, एक तो बिजनेस की होती है और एक उसके घर की होती है। तो आपको जैसे दिख रहा है बिजनेसमैन घर की भी लायबिलिटीज है, सॉरी बिजनेस की लायबिलिटीज भी भरनी है और घर का लायबिलिटीज भी भरना है। लायबिलिटी मतलब इसको पे करना है, बिजनेस का खर्चा पे करना है और घर का खर्चा इसे पे करना है। जैसे आपको दिख रहा है बिजनेस में लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, वैसे ही घर का भी लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, ये उसे पे करना है। अब पे करना है तो बिजनेस का खर्चा बिजनेस से पे करेगा, घर का खर्चा घर से पे करेगा। तो भैया ने लाइट बिल भी भर दिया है, भैया ने आपका घर का लाइट बिल और बिजनेस का लाइट बिल दोनों पे कर दिया है। अब सवाल ये है, ये जो बिजनेसमैन है, ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेस के किताब में यानी कि बिजनेस के बुक में कौन सा खर्चा लिखेगा?
बिजनेस का खर्चा लिखेगा या घर का खर्चा लिखेगा? आप खुद बताओ कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा या मैं घर का खर्चा मेरी बुक में रिकॉर्ड करूंगा, मेरी मतलब बिजनेस की बुक में? वेरी गुड, आप क्या रिकॉर्ड करोगे? बिजनेस का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे। ऐसे एक्सपेंसेस को जो रिकॉर्ड करते हैं उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं बिजनेस एंटिटी। क्या कहते हैं? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि आप बिजनेस की किताब में सिर्फ बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करोगे, पर्सनल खर्चा घर का बिजनेस के किताब में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा लाया और बिजनेस को दिया तो ये रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इधर बिजनेस आ गया है, बराबर है। फिर अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है और घर ले जाता है, ये भी बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। क्यों? वापस से बिजनेस इन्वॉल्व है। इन शॉर्ट, बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस के किताब में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का ही खर्चा और फायदा रिकॉर्ड किया जाएगा, पर्सनल खर्चा पर्सनल फायदा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इस कंसेप्ट के हिसाब से, कौन से कंसेप्ट के हिसाब से? बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट के हिसाब से इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। पर्सनल ट्रांजैक्शन दिया मैंने, ये भाई घर का एक्सपेंसेस पे किया, रिकॉर्ड नहीं करना है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड बट देयर ट्रांजैक्शंस विद द बिजनेस। मेरा ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस से कुछ है तो वो रिकॉर्ड होगा। कैसे? मैंने बताया, पर्सनल पैसा लिया, बिजनेस को दिया, बिजनेस से पैसा निकाला, पर्सनल खर्चा किया, ये रिकॉर्ड होगा। लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस जो मैं बाहर के बाहर करूंगा जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। बट देयर ट्रांजैक्शन विद द बिजनेस such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for personal use is will be recorded in books of account। I just hope business entity क्या है समझ में आए। तो क्या लिखना है? According to this concept only business transactions are recorded। According to this concept only business transactions are recorded in books of account। Personal transaction of the owners are not recorded in books of account but transaction related to business, but transaction with the business such as capital contribution or cash withdrawn for personal use from the business are recorded in books of account। आपके लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ये तो मैंने मेरे लैंग्वेज में लिखा है, आपको जैसा समझे वैसा लिखो, कंसेप्ट दिमाग में रखो। बिजनेस एंटिटी, आपको कोई पूछता है बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है तो आपके दिमाग में आना चाहिए बिजनेस एंटिटी मतलब सिर्फ बिजनेस का ही रिकॉर्ड होगा, बिजनेस का खर्चा बिजनेस का फायदा रिकॉर्ड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या पॉइंट है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एक बिजनेस है और न्यू प्रोडक्ट है और रिटायरमेंट है। मैं सोच रहा हूँ यार मेरा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये बंदा इतने साल से बिजनेस कर रहा है, इसको रिटायरमेंट दे देता हूँ या मैं रिटायरमेंट में खुद रिटायर हो जाता हूँ। सोचना और करना दो अलग चीज है, बराबर है। मतलब मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में नया प्रोडक्ट लाऊंगा, बोल रहा हूँ नया प्रोडक्ट लाऊंगा, इससे बिजनेस में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। बस यार रिटायरमेंट ले रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। फर्क कब पड़ेगा? जब वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा। मतलब नया प्रोडक्ट लाएगा, अरे खर्चा होने वाला है, ये होना, रिटायरमेंट होना है, इसके लिए पार्टी दो, ये दो। मतलब बिजनेस क्या कहता है, आप सोचोगे तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं है, लेकिन उस सोच को बिजनेस में अप्लाई करोगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसे हम लोग कहते हैं मनी मेजरमेंट। क्या कहते हैं? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कहता है दिस कंसेप्ट implies to only those transaction which can be expressed in terms of money। मतलब
सोचने का कुछ चार्ज नहीं है, लेकिन अप्लाई करने का चार्जेस है। तो बिजनेस क्या करेगा, उसी चीज को रिकॉर्ड करेगा जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। दैट इज दिस कंसेप्ट implies to only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in books of account. The transaction which do not involve money will not be recorded in books of account. मैंने क्लियर बताया, अगर पैसा है तो भैया लिखेंगे, पैसा नहीं है तो काहे लिखेंगे। वेरी गुड, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं क्या है। अब आपको दिख रहा है एक कंप्यूटर मैंने परचेज किया, परचेज अ लैपटॉप फॉर बिजनेस यूज इन द ईयर 2010 फॉर ₹40,000। आपको दिख रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ 2010 में मैंने 40,000 का कंप्यूटर परचेज किया था, अब 2015 आ गया और उसका कीमत मुझे दिख रहा है कितना, 15,000। तो 2015 में उसका कीमत है 15,000। खरीदा था 2010 में लैपटॉप, उसका कीमत 40,000 था, आज उसका कीमत है 15,000। बराबर है। तो बिजनेस में मैं पूछूंगा भाई क्या कीमत लिखो, तो बोलेंगे सर 2015 में उसका 15,000 है, लिखो 15,000। बोलूंगा नहीं, गलत। बिजनेस कहता है कि बिजनेस अगर करना है तो इट शुड बी कॉस्ट, मतलब चीजों को कॉस्ट में रिकॉर्ड करो। कॉस्ट कंसेप्ट या तो इसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हिस्ट्री, पुराना चीज, मतलब आपको आपके बिजनेस में जो उनका ओल्ड कॉस्ट है, जितने में परचेज किया है, वो रिकॉर्ड करने का, और बिजनेस उसी पे चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस यानी कि अकाउंट के लिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट या तो कॉस्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट में क्या याद रखना है कि बिजनेस के किताब में हम असेट का वैल्यू कौन से कॉस्ट पे रखते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज पे लिखते हैं। तो यहां पे दिया है asset should be shown on the balance sheet at a cost of purchase instead of current value। मतलब असेट का कीमत बुक में क्या होना चाहिए, जितने में आपने परचेज किया है। कॉस्ट कंसेप्ट या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होना चाहिए रादर देन आज जो वैल्यू है वो, मतलब 40 और 15 में आज का वैल्यू 15 है, नहीं तो आपको किस पे रिकॉर्ड करना है, 40,000 पे। आई होप कॉस्ट कंसेप्ट यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। आपको दिख रहा है एक कस्टमर, बराबर है। अब कस्टमर यानी कि ऐसे लोग हैं जो सामान उधार में लेते हैं। अगर आपको कस्टमर का डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, आपको याद होगा, तो जब मैंने इनको उधार में सामान दिया तो हो सकता है भाई ये पैसा दे, पैसा नहीं दे, नुकसान हो सकता है। यानी कि हमको क्या करना होगा, इनके लिए पैसा बाजू में निकाल के रखना हो, इनके लिए मतलब लॉस ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे। प्रोविजन का मतलब पैसा बाजू में निकाल के रखो, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे लॉस हो तो मेरे पास पैसा जमा है तो लॉस कम लगे मुझे। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को उधार में सामान दे रहे तो मुझे मालूम पड़ा है कि पैसा डुबा सकता है, तो वो फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है, मैं हर महीने 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए बाजू में निकाल सकता हूँ। वैसे मैंने सोचा कि भाई न्यू प्रोडक्ट में लॉन्च करूंगा, अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो न्यू प्रोडक्ट में भी हो सकता है फायदा हो, नुकसान हो, तो उसके लिए भी प्रोविजन करके रखना पड़ेगा, यानी कि रिजर्व करके रखना पड़ेगा। रिजर्व फॉर लॉस या रिजर्व फॉर प्रॉफिट, जो भी है, मोस्टली लॉस के लिए रिजर्व करके रखेंगे अपन, बराबर है कि नहीं। तो इस चीज को आप क्या कहते हो, इस चीज को आप कहते हो कंजर्वेटिज्म। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म पॉलिसी। कंजर्वेटिज्म पॉलिसी का मतलब होता है कि आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है, अब अमाउंट नहीं पता है आपको, सिर्फ इतना पता है लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मैंने सोचा है मुझे बड़ी कार परचेज करना है, अब कार परचेज करना मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करूंगा, और फिर एट द एंड मेरे पास पैसा जमा होगा तो मैं कार परचेज करूंगा। वैसे ही बिजनेस क्या करता है, पता है यार इसको उधार दिया है, ये पैसा डुबा सकता है, अब पैसा डुबाएगा तो बिजनेस को लॉस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा जो अपने को अभी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है बिजनेस को, वो थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल के रखेंगे, ताकि अगर ये लॉस भी हो तो भी मेरे पास उसका पैसा पहले से मैंने जमा करके रखा है उस लॉस को कवर करने के लिए। होप कंजर्वेटिज्म पॉलिसी समझ में आया। डेफिनेशन देखते हैं कंजर्वेटिज्म का क्या है। तो कंजर्वेटिज्म का डेफिनेशन है
Conservatism refers to making provision for all known expenses। मतलब मुझे पता है मेरा कस्टमर नुकसान में पैसा डुबाने वाला है, नॉन एक्सपेंसिव उसके लिए बाजू में पैसा निकाल कर रखो, प्रोविजन करके रखो। कंजर्वेटिज्म रेफर्स टू मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल नोन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वेदर द अमाउंट इज नोन फॉर सर्टन। चाहे पैसा मालूम है मैं 1000 रुपए डुबाएगा तो 1000 रुपए बाजू में निकालो, या तो एक सर्टन अमाउंट निकालो, पता नहीं कितना है तो अपन बाजू में 5000 निकाल के रखते, 2000 निकाल के रखते, 1000 निकाल के रखते, एवरेज पे भी आप कर सकते हो। तो कंजर्वेटिज्म रेफर्स टू मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल नोन एक्सपेंसेस or losses whether the amount is known for certain or just an estimate। I just hope ये आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। फिर से आपको दिख रहा है बिजनेस का असेट है। बिजनेस के असेट में कंप्यूटर लैपटॉप तो अपना असेट ही होता है। अब ये जो असेट है मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का मैंने आपको टर्म पढ़ा है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट का वैल्यू कम करना है क्योंकि आप यूज करते हो तो उसका वैल्यू कम होता है। तो आपको क्या करना है, जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई इस पे ज्यादा डेप्रिसिएशन दे रहे, दूसरे असेट पे कुछ और अपने हिसाब से दे रहे, तीसरे पे कुछ और डेप्रिसिएशन दे रहे। नहीं, आप जब भी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन, आप मतलब बिजनेस जब भी कोई भी असेट पे डेप्रिसिएशन देने का सोचेगा तो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। डेफिनेशन देखते क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का डेफिनेशन है एनी पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग। कोई भी पॉलिसी आप अकाउंटिंग के लिए अडॉप्ट करो, अब वो फिक्स नहीं है। अगर मैंने ऐसा सोचा ये कंप्यूटर पे 5% डेप्रिसिएशन देना है और WDV मेथड पे देना है तो दूसरे असेट्स के ऊपर भी मुझे WDV मेथड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज सब में सेम होना चाहिए। तो एनी पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस। मतलब आपने ऐसा सोचा भाई ये लैपटॉप है 10% डेप्रिसिएशन देना है WDV मेथड पे, ये जमीन है इसमें मुझे डेप्रिसिएशन देना, जमीन पे वैसे डेप्रिसिएशन होता है बट अपने कैलकुलेशन में वो दिखाते हैं। तो जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन दे दिया, फिर मैंने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दे दिया। तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, हर साल सेम होना चाहिए, बदलना नहीं है। भाई ये साल मैंने लैपटॉप ज्यादा यूज कर लिया, इस पे मैं 10% डेप्रिसिएशन दूं, नेक्स्ट ईयर मैंने लैपटॉप कम यूज किया 5%, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपको चीजों को कंसिस्टेंट करना है, इसे हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं। एनी पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट throughout the business and it need not be changed generally unless until circumstances demanded। अपने को ऐसा लग रहा है भाई नहीं अभी करना जरूरी है, ये हर बार का ऐसा हो गया अपना बराबर नहीं चल रहा है, अगर अपने को ऐसा लगा चेंज करना है तो सबके लिए चेंज करना है, एक के लिए नहीं चेंज करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब तक आपने क्या क्या पॉइंट पढ़ा था, पहला आपने पढ़ा है सबसे पहला बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी के अंदर आपने देखा था सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आपने देखा था मनी मेजरमेंट, शायद आपको याद होगा मनी मेजरमेंट में जो भी पैसा जैसे मैं रिटायरमेंट हुआ या प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट के बारे में तो मनी मेजरमेंट आ गया। उसके बाद आपने देखा था कॉस्ट कंसेप्ट यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, कंजर्वेटिज्म हुआ और ये आपका कंसिस्टेंसी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो अब मुझे दिख रहा है वापस से बिजनेस असेट है, जिसमें अभी तो सर हमने किया था बिजनेस असेट, मेरा बराबर आपने किया था। और एक चीज आपने अभी किया था भाई कस्टमर है तो उसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, बिजनेस करना है कंसिस्टेंट होना जरूरी है, बिजनेस करना है प्रोविजन करना जरूरी है। इसका मतलब कोई भी बिजनेस अगर अच्छा चलाना है, कोई भी बिजनेस को लॉन्ग रन तक चलाना है, लॉन्ग रन तक चलते रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लॉसेस के लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा और प्रोविजन डेप्रिसिएशन प्रॉपरली कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर ये आप बराबर कर रहे हो तो आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, जिसे हम कहते हैं गोइंग
कंसर्न। समझ में आया? गोइंग कंसर्न का मतलब है इट इज अ बेसिक अजम्पशन दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर। ये तो अपने वाले बिजनेस चालू किया तो भाई चलते रहने वाला है। इट इज अजम्पशन दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर ऑल्सो अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ असेट। तो अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए तो हमको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा? जो असेट से रिलेटेड अपने डेप्रिसिएशन के पॉलिसीज है वो बराबर होनी चाहिए, रिजर्व्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, बाकी सब चीजों को प्रॉपर वैल्यू करना चाहिए। देयरफॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ असेट्स and liabilities, depreciation for fixed asset, ट्रीटमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब चीज आपको प्रॉपर करना है। अगर आप ये सब चीज प्रॉपर करते हो इसका मतलब आपका बिजनेस लॉन्ग रन तक चलते रहेगा। इट वुड बी अ गोइंग कंसर्न। लेकिन आपने इधर ही कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, अलग अलग डेप्रिसिएशन दे रहे हो, रिजर्व कर ही नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बिजनेस चलाते रखना है तो आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन का पॉलिसी असेट्स के लिए सेम रखना है, रिजर्व्स प्रॉपरली मेंटेन करना है, असेट्स लायबिलिटीज को प्रॉपर वैल्यू करना है। अब असेट्स लायबिलिटीज ये सब डेफिनेशंस आई होप आप सबको बाय हार्ट है, तो दो कनेक्ट करते रहो यार। असेट का मतलब अपना धन, लायबिलिटी मतलब अपना पराया धन जो अपने को पे करना है। तो आप चीजों को कनेक्ट करोगे डेफिनेशन के साथ तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। तो नया पॉइंट हमने पढ़ा है गोइंग कंसर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। आपको दिख रहा होगा डीमार्ट का मैंने एग्जांपल लिया इसलिए वो इसकी स्टाफ है। एक्सपेंसेस अक्रूड ऑफिस स्टाफ, समझा नहीं सर? ठीक है। इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और इनकम अक्रूड क्या होता है? एग्जांपल है, मेरे इधर स्टाफ काम कर रहा है। अब ये स्टाफ जो है काम कर रहा है तो इसको क्या देना पड़ेगा? पगार देना पड़ेगा। कब? एक महीना काम करेंगे तो मेरे सर पगार दे दो फिर आगे कंटिन्यू करें। मतलब महीना खत्म हुआ पगार लेने के लिए आ जाएंगे। जैसे 30 दिन खत्म हुआ पगार देना है। एक्सपेंसेस अक्रू हो गया है। कब? काम पे रखा, एक्सपेंसेस आ गया। पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे मालूम है आज नहीं तो कल क्या होगा, आज नहीं तो कल इस पे ब्याज तो मिलेगा ही, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। इन्वेस्ट किया तो पैसा बढ़ने वाला ही है। इसका मतलब इस पे इनकम अक्रू हो चुका है। इसे कहते हैं अक्रूवल। इसे क्या कहते हैं? अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब होता है इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रू। इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो अक्रू होगा। भाई मालूम पड़ गया पैसा अक्रू हो चुका है, रिकॉर्ड कर दो। कहां रिकॉर्ड करो? बुक्स ऑफ अकाउंट में। वैसे ही एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अक्रूड बिकम पेबल। भाई जब पे करने का टाइम आ गया, पे करना है मतलब अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अक्रूड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे बिकम पेबल। समझ में आ गया? इसे कहते हैं अक्रूवल। सारे पॉइंट्स है सर, ये पॉइंट्स का मतलब क्या है, क्या यूज होने वाला है? तो अगर ये पॉइंट्स आप बाय हार्ट कर लेते हो, जैसे बिजनेस एंटिटी क्या होता है, मनी मेजरमेंट क्या होता है, तो आपको फ्यूचर में जब बिजनेस का हिसाब किताब करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। अच्छा, बिजनेस एंटिटी मतलब खाली बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं। तो आपको जब पढ़ोगे अरे ये तो पर्सनल ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करना है। समझ में? इसलिए ये सारे कंसेप्ट आपको बाय हार्ट करवाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। गुड्स दिख रहा है आपको और गुड्स के अंदर दो डेट दिया है। एक डेट दिया है गुड्स सोल्ड ऑन 21 सितंबर 2020 और नीचे दिया है पेमेंट रिसीव्ड ऑन 21 दिसंबर 2020। गुड्स बेचा, कभी बेचा? 21 सितंबर को। पैसा कब मिला है? 21 दिसंबर को। तो सर क्या करने का? आप ही से सवाल है। 20 तारीख को मैंने सामान बेचा, 21 दिसंबर को पैसा मिला। सितंबर में बेचा और पैसा दिसंबर में मिला। मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? 20 तारीख को रिकॉर्ड करूंगा या 21 दिसंबर को? कब रिकॉर्ड करूंगा? जब मुझे पैसा मिलेगा तब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज रियलाइजेशन। इनकम इज रिकॉर्डेड। रियलाइजेशन में क्या है? तो इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। जब वो रियलाइज होगा, जब वो मिलेगा तब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्न, या तो मिल गया है या तो कमा लिया है। तो जिस दिन कमाया है, जिस दिन मिला है, हम उस दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या है। क्या दिख रहा है? एक टैक्सी, टैक्सी का बिल। भाई मैं किधर घूमने गया, टैक्सी का बिल आ गया। चाय पीने गया, चाय का बिल आ गया। स्टेशनरी वगैरह खरीद लिया।
अब ये जो बिजनेस के खर्चे, ये छोटे छोटे खर्चे, टैक्सी का बिल है, चाय का बिल है, स्टेशनरी का बिल है, ये सब छोटे छोटे खर्चे। अब मैं क्या हर छोटे एक्सपेंसेस को लिखूंगा क्या? नहीं, टैक्सी बिल, चाय का बिल, झाड़ू का बिल, इसका बिल नहीं। तो ऐसा अगर लिखने जाऊंगा तो कितना बड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। तो बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस कहता है अगर ये छोटे छोटे खर्चे और एक ही नेचर के खर्चे, एक नेचर के मतलब ये सब एक्सपेंसेस एक नेचर के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मैं एक साथ लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको टुगेदर लिखूंगा और नाम दे दूंगा सन्ड्री। सन्ड्री मतलब क्या होता है? छोटे छोटे एक्सपेंसेस को एक साथ लाके लिख देना, कंबाइन करके लिख देना, छोटे छोटे एक्सपेंसेस का जोड़ी बना के, सिमिलर नेचर के एक्सपेंसेस का जोड़ी बना के एक साथ लिखना, जिसे हम कहते हैं सन्ड्री बिल या तो सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसे कहते हैं मटीरियलिटी। क्या कहते हैं? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या बोलता है कि सिर्फ मटीरियल चीजें ही जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऐसे छोटे मोटे खर्चे हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब स्टाफ सैलरी इंपॉर्टेंट है तो आप लिखोगे स्टाफ एक्सपेंसेस। टी बिल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये छोटे छोटे खर्चे, तो हम इसे क्या करेंगे, कंबाइन करके एक साथ दिखाएंगे। बट क्या दिखाते हैं? तो मटीरियलिटी में सिर्फ मटीरियल चीजों को दिखाया जाएगा बिजनेस के लिए, इममटीरियल चीजों को कंबाइन किया जाएगा और एक साथ दिखा दिया जाएगा। तो डेफिनेशन है इममटीरियल अमाउंट में बी एग्रीगेटेड। इममटीरियल मतलब जो छोटे छोटे खर्चे हैं इन सबको एग्रीगेट किया जाएगा, एक साथ लाया जाएगा। इममटीरियल अमाउंट में बी एग्रीगेटेड विथ द अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर, जैसे टैक्सी बिल है, टी बिल है, वो मैंने बताया, इन सबको एक साथ लाया जाएगा। भाई ये सब एक ही कैटेगरी के, उसमें लाके ऐड कर दो। तो इममटीरियल अमाउंट बी में बी एग्रीगेटेड विद द अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर और फंक्शन एंड नीड नॉट बी प्रेजेंट सेपरेटली, और इनको हम अलग नहीं दिखाएंगे। मटीरियलिटी समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिख रहा है आपको एक बंदा है, इसके पास कुछ बैग है और बैग के अंदर उसके पास कुछ कैट है। तो द पर्सन शोज व्हाट इज देयर इन हिज बैग। तो भैया के बैग में भाई कैट है, चलो अच्छी बात है। और एक कुछ दिख रहा है, अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एक पेशेंट है, तो डॉक्टर टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हर हेल्थ। भाई तेरे हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, मतलब डॉक्टर भी सच्चाई बता रहा है, ये भी सच बता रहा है। ये लोग कोई गलत चीज नहीं बता। मैं मेरे बैग में बिल्ली है, मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे को ये प्रॉब्लम है बता रहा हूँ, मतलब दे आर टेलिंग यू द ट्रूथ। तो बिजनेस को भी सच बताना बहुत जरूरी है, दैट इज डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर। क्योंकि हमारे कंपनी में लोगों का पैसा लगा हुआ है, जब लोगों का पैसा लगा हुआ है तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है भाई तुम कितना कमा रहे हो, कैसे चल रहा है बिजनेस, ये सब हमें डिस्क्लोज करो। तो हमेशा याद रखो, बिजनेस चलाना है तो आपको आपका बिजनेस डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर टू रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्या है? तो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे वो सच्चा होना चाहिए। भाई इसमें जितने असेट्स है हमारे पास है, जितनी लायबिलिटीज है मुझे पे करनी है, ये सब चीज ट्रू होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए लोगों के नजर में। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास असेट्स है नहीं, हमारे पास लायबिलिटीज बहुत सारा है, हम इनसॉल्वेंट बिजनेस है फिर भी सॉल्वेंट बिजनेस का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी सॉल्वेंट बिजनेस है, इनसॉल्वेंट, जैसा भी आप कमा रहे हो वो सब आप आपके जो लेंडर्स है, फिर जिसने आपको उधार दिया, उन सबको आपको आपका पोजीशन दिखाना है। तो इट इज financial statement should be prepared to reflect a true and fair view of the financial position and performance of the business. Second है, all material and relevant information must be disclosed in the financial statement. जितने भी material facts है सब financial position में दिखाना बहुत जरूरी है। I just hope आपको ये point समझ में आया है disclosure का। बढ़ते हैं next, देखते हैं क्या है। तो आपको दिख रहा है coin। अब कॉइन में दो साइड होता है, ये तो आप सभी को पता है। वैसे ही एक बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है और सेलर इंपॉर्टेंट है, मतलब सेलर और बायर होना बहुत जरूरी है। जैसे हर एक चीज के दो पहलू है, तो बिजनेस के भी दो पहलू है, जिसे हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। क्या कहते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट। तो बिजनेस के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज
टू एस्पेक्ट। आपको याद होगा मैंने ट्रांजैक्शन करवाया था, लेन देन, कम से कम दो लोगों की जरूरत है। अगर बायर है तो सेलर होना जरूरी है, सेलर है तो बायर होना जरूरी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो बिजनेस है ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे चलता है, सिंगल एस्पेक्ट पे नहीं चलता है। आई होप इतना सबको समझ में आया। एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे, छोटा सा सरप्राइज मैंने बोला था, देखते हैं वो क्या सरप्राइज है। तो सबसे पहले आपने क्या क्या पढ़ा है? पहला पढ़ा है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में क्या याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा था मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट जिसको आप पैसे में तोल सकते हो, वैल्यू कर सकते हो, वही बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट कंसेप्ट या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपको बिजनेस में एसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करना है। फिर देखा था हमने कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए प्रोविजन, पैसा बाजू में निकाल के रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन का मेथड सबके लिए सेम होना चाहिए, बाकी सारी चीज कंसिस्टेंट होना चाहिए। वेरी गुड, आई जस्ट होप इतना समझ में आ रहा है। फिर हम बढ़े थे आगे, अब देखा था गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न के लिए आपको मैंने दोनों एग्जांपल दिया था, डेप्रिसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रोविजन प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आप ये प्रॉपर करें तो आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब क्या था, स्टाफ सैलरी था भाई, काम पे लगे तो भाई सैलरी तो देना पड़ेगा, अक्रूवल हो गया। फिर है रियलाइजेशन। याद करो मैगी था, हमने सितंबर में चाहे दिसंबर में पैसा, तो दिसंबर में आया तो दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे, जिस दिन रियलाइज हुआ उस दिन आप उसको रिकॉर्ड करते हो, रियलाइजेशन। फिर है मटीरियलिटी। छोटे छोटे खर्चे थे जिनको हमने एक साथ लिख दिया था, उसे हम मटीरियलिटी कहते हैं। छोटे छोटे खर्चों को अलग नहीं दिखाना है, इमटीरियल चीजों को साथ में लाना और एक साथ दिखा के मटीरियल बना देना, उसे मटीरियलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। डॉक्टर के पास गए, जैसे सच्चा चीज बता दिया डॉक्टर ने, वैसे हमको भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियरली सबके सामने प्रेजेंट करना है। एंड नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे बिजनेस का भी दो पहलू होता है। आई जस्ट होप इतने सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए और सरप्राइज है इसको कैसे याद रखना है। तो छोटा सा कीवर्ड है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एंड द कीवर्ड इज बाबू भैया मेरे चिल्लर को गर्मी दो। कीवर्ड है बाबू भैया मेरे चिल्लर को गर्मी दो, जिसमें बाबू भैया का जो बी है वो है बिजनेस एंटिटी। बाबू भैया मेरे, मेरे का एम जो दिख रहा है वो है मनी मेजरमेंट। सी के ऊपर मैंने 3 किया, वो 3 सी आपको दिख रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म एंड कंसिस्टेंसी। सी कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म एंड कंसिस्टेंसी। उसके बाद गर्मी में जी फॉर गोइंग कंसर्न, ए से तुम्हारा है अक्रूवल, आर से तुम्हारा रियलाइजेशन, एम से तुम्हारा है मटीरियलिटी, GARM, और छोटा सा आई है तो उसको याद नहीं रखेंगे। गर्मी दो। फिर है डी, तो 2 बार डी है तो यहाँ पे डी जो है वो 2 बार आपको लिखना है, डिस्क्लोजर एंड ड्यूअल एस्पेक्ट। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया है और ये आंसर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, इससे आपके अकाउंटिंग नॉलेज अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।